जय श्री कृष्णा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जिससे आपके 12th बोर्ड के एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कम टाइम में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हम आपको हर चैप्टर के ब्लूप्रिंट पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 साल के एनालिसिस के बाद सिलेक्ट किए गए हैं, जिसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर से आपको डायग्राम पूछे जा सकते हैं, साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान रखना है। साथ ही मैं जो समझा रही हूँ आपको इसमें एक क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि आपको किस तरह से उसको यूज करना है। आप इन क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन की तरफ मत लीजिए। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही ना पूछा जाए, बट इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा या किसी और फॉर्म में पूछ सकता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। और इसके साथ ही मैं आपको लास्ट में इसके 10 ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगी जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आप जैसा कि देख रहे हो, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई टेस्टिस इज फाउंड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। होता क्या है, मेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर होता है। तो उसमें यही बोल रहा है कि जो टेस्टिस यानी कि ये टेस्टिस जो है ये बॉडी के आउटसाइड क्यों पाया जाता है। तो होता क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ये सूटेबल नहीं होता किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है, इसलिए जो टेस्टिस है वो आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने लिख रखा है, इन मेल 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आर फाउंड। अब क्या करना है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में पूछा है तो आप उसको शॉर्टली जो डायरेक्ट आंसर है वो दे दीजिए कि मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अगर आपसे ये लॉन्ग में पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, तो आप उसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि इन मेल 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक, ओके, जो कि कहाँ है आपका आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है, which are situated outside the body because scrotum helps to maintain low temperature। scrotum क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। और लो भी कितना लो होगा, सिर्फ 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। is found to maintain low temperature which is necessary for spermatogenesis। ये आपको याद रखना है कि ये किसके लिए जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म का मतलब क्या हो जाएगा, स्पर्म का मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जहां कहीं भी आ जाए, जेनेसिस वर्ड जहां कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है कि कोई चीज बन रही है। अब क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। तो स्पर्म बन रहा है तो इसको क्या कह देंगे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि स्पर्म के सिंथेसिस के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो ह्यूमन बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, इसलिए जो हमारा जो टेस्टिस है मेल्स में वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हॉर्मोन्स की बातें हो कुछ, तो वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है कि हर हार्मोन का अपना क्या फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि मेल में क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन है और मेल का मेन हार्मोन ये होता है, ठीक है। अब मेन फंक्शन इसके क्या हो जाएंगे, मेन फंक्शन क्या होता है कि पहला जो दिया हुआ है देखिए, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम ऑफ इन एम्ब्रियो। तो होता क्या है कि मेल बॉडी में जब वो एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है उस टाइम पे जो स्क्रोटम सेक है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन क्योंकि जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, क्या चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमको लोअर टेम्परेचर चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए स्क्रोटम सेक को क्या होना होगा, बॉडी से बाहर आना होगा। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है वही क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, टेस्टिस को स्क्रोटम सैक में आने के लिए। ओके, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट काम हो गया। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी कि मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि बियर्ड का आना, ओके, लो पिच साउंड, ये आपको याद रखना है कि मेल जो है उसमें लो पिच साउंड होता है और फीमेल्स में जो है वो हाई पिच साउंड होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मेनली हम क्या देखते हैं कि मेल जो होती है उनकी आवाज़ ज़्यादा भारी
भारी होती है तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि उनका हाई पिच साउंड होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल में क्या होगा, मेल में लो पिच साउंड होता है और फीमेल में जो है हाई पिच साउंड होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस पॉइंट को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यही हो जाएंगे सारे, ठीक है। अंडर आर्म्स में हेयर आना, प्यूबिक हेयर आना, उसके अलावा बियर्ड का आना, ये सारे क्या होते हैं, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जिसमें हेल्प कौन कर रहा है, हमारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो है स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हम प्रीवियस जो हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें हम बात कर चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की सिंथेसिस के लिए हमारा टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कुछ फंक्शन हो जाएंगे। तो ये आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, लाइक आपसे अगर छोटे से शॉर्ट में पूछ लिया तो आप इसका जो मेन है उसमें से 1-2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर बड़ा पूछा है तो आप। तो अब हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें आपको डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए। अभी जो आया आपको ये डायग्राम देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी इजी है। आप जब भी डायग्राम को बनाइएगा तो इसको काफी इजीएस्ट वे में बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो मेन चीज जो है हमारी, मेन चीज जो है वो क्या है, इसका मेन चीज है इसका ये टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है हमारा मेल है। यहाँ पे देखिए 2 टेस्टिस होती हैं, जैसे मेल बॉडी में जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, आपके 2 टेस्टिस होंगे, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसमें क्या होगी, 2 ओवरी होगी। ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है, और टेस्टिस से आपका क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। अब टेस्टिस से स्पर्म बनेगा और इससे होते हुए ये क्या है आपका, ये जो गया हुआ है ये टेस्टिस बाहर होंगी आपकी, यहाँ से एब्डोमिनल कैविटी से आते हुए आपका कहाँ पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जिससे ये आ रहा है इसको हम बोलते हैं बास डिफरेंस, ठीक है। इसको बास डिफरेंस बनेंगे। देखिए टेस्टिस है, टेस्टिस में आपका स्पर्म बना, और स्पर्म बनने को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ से स्पर्म निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज होती है यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका यूरेटर है। यूरेटर किससे कनेक्ट होता है, यूरेटर कनेक्ट होता है किडनी से। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होगा और वहां से यूरिन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये जो आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे क्या है आपका यूरिन जो है वो इकट्ठा होगा, ठीक है। वहां से फिर इन दोनों का पाथ जो है वो एक ही हो जाता है, मतलब जैसे यहाँ से आपका स्पर्म आ रहा है और दूसरा क्या है यूरिन आ रहा है, ये दोनों एक ही पाथ से होते हुए, जिसको क्या कह रहे हैं हम, यूरेथ्रा कह रहे हैं, ठीक है। यूरेथ्रा, ये जो पाथ है इसको क्या कह देंगे हम, यूरेथ्रा कह देंगे। समझ आया। देखिए यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म बना, वो गया इधर। दूसरा ऊपर किडनी होती है, तो ऊपर से जो आ रहा है वो क्या होगा आपका यूरेटर, जिससे यूरिन आएगी और वो किस में आ जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद इन दोनों का पाथ एक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद कुछ मेल में जो है, मेल में कुछ ग्लैंड्स होती है, ठीक है। जो ग्लैंड्स किसके लिए, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए और भी चीजें होती हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कौन कौन सा है आपका, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है, ये ग्लैंड है एक, और दूसरा आपका होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपकी 2 मेन ग्लैंड्स होती हैं। आपको याद रखना है कि ये जो बड़ी वाली है, ये जो थोड़ी बड़ी दिख रही है, इसको आप क्या बोलोगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलोगे। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये काफी छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी स्मॉल गोल गोल होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन चीजें आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक सेमाइनल वेसिकल होता है, ठीक है। और टेस्टिस की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो पेनिस के ऊपर की जो ये स्किन है, पेनिस के ऊपर की जो स्किन है उसको हम क्या कहेंगे, फोर स्किन कहेंगे। वहीं यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साथ ही उसमें बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन इट। तो आप क्या करोगे कि जो जो चीजें आपको इसमें समझ आ रही है अभी तक, उसी को क्या करके एक्सप्लेन करके, हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो वो हिंदी में लिख देगा, और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करके लिख देगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला है हमारा स्पर्म। स्पर्म का जो डायग्राम है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसको समझना भी जरूरी है। देखिए स्पर्म को क्या करना है, स्पर्म को होती है एनर्जी की जरूरत। क्यों? क्योंकि उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना है, ठीक है। अब एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी मिलेगी कहाँ से, एनर्जी क्या है,
पावर हाउस ऑफ एनर्जी कौन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये स्पर्म के अंदर आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है इसमें, इसका मेन पार्ट देखिए, इसमें जो है ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, हेड। ये पूरा हो जाएगा इसका हेड, साथ ही ये वाला जो पार्ट है इसका, इसको आप बोल दोगे नेक, और ये जो इतना पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मिडल पीस कहते हैं, ठीक है। ये आपका हेड हो जाएगा, ये आपकी नेक हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसे मिडल पीस का हो गया। साथ ही जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। देखो फीमेल बॉडी में जो है ओवम बनता है ना, ओवम क्या है, गैमीट है, और मेल का जो गैमीट है वो क्या है, स्पर्म। अब फीमेल का जो ओवम बना है वो नॉन मोटाइल है, लेकिन स्पर्म जो है आपका मोटाइल है। अब इसको मोटाइल है तो इसको चलने की भी तो जरूरत होगी, तो इसके लिए इसमें क्या होती है, टेल, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव का हो गया पूरा। ये बहुत इजी सा है, इसके ऊपर जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो आपको उसे मेंशन करना है। साथ ही इसमें होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये आपका ओवम है, ठीक है, और इससे आपका ये स्पर्म जो है आके फर्टिलाइज करेगा। तो अब इसको इसके अंदर जाने के लिए, स्पर्म को ओवम के अंदर जाना होगा ना, तो उस टाइम पे क्या हेल्प करता है आपका, एक्रोसोम जो है वो हेल्प करता है, जिससे ये स्पर्म जो है ओवम के अंदर चला जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जिसके बाद क्या बनेगा आपका, इसके बाद आपका बन जाएगा जायगोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब आपको इसका डायग्राम ध्यान रखना है। दूसरा अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है एक पार्चुरेशन को डिफाइन कीजिए। देखिए डेफिनेशन क्या है, सिंपल आपको याद रखना है कि जैसे ही ये वर्ड आए आपको, ठीक है, आपको क्या याद रख लेना है, चाइल्ड बर्थ। इस बर्थ के आते ही आपको चाइल्ड बर्थ आ जानी चाहिए दिमाग में। जैसे ही आपको ये नाम आ जाएगा ना, चाइल्ड बर्थ आपके माइंड में आ जाएगा, तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए क्या बोल रहा है कि द डिलीवरी ऑफ द फीटस ड्यू टू विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यानी कि सिंपल जो डिलीवरी है उसी को हम क्या कह रहे हैं, पार्चुरेशन कह रहे हैं। अब पार्चुरेशन होता कैसे, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बेबी जो है, फीटस जो है वो किस में डेवलप हुआ था, अभी तक यूटेरस में हुआ था। अब जैसे ही टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आएगा, डिलीवरी का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिस वजह से क्या होगा कि बच्चे की डिलीवरी होगी, है ना। तो उस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, पार्चुरेशन कह रहे हैं। तो ये सिंपल सी इसकी डिफाइन हो जाएगी। दूसरा, अब इस पूरी प्रोसेस में आपके कुछ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो मेन 2 हार्मोन है, वैसे तो और भी हार्मोन होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो कौन सा होता है आपका, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो है रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन दोनों के अपने अपने काम होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लाइक आपसे सिर्फ क्या करेगा, वो इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर बोल देगा कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम है वो एक्सप्लेन करो, या फिर रिलैक्सिन का पूछ लेगा कि उसको एक्सप्लेन करो। तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि आपको जो है क्वेश्चन को कैसे सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन का क्या फंक्शन है। अब देखो, जब डिलीवरी होनी होती है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होना है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है आपका ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है, और हार्मोन रिलीज किससे होते हैं, ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो इसमें जो मेन ग्लैंड है वो कौन सी होती है आपकी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है वहां से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना है, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूटेराइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये इसका मेन काम है। दूसरा, ये क्या करता है, पुश फीटस डाउनवर्ड ड्यूरिंग डिलीवरी। यानी कि जो फीटस है उसको डाउनवर्डली पुश करेगा, ठीक है। तो ये आपका मेन काम क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन का। दूसरा जो है आपका रिलैक्सिन, नाम से समझ आ रहा है रिलैक्सिन यानी कि रिलैक्स। तो ये क्या है, इट इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जो है आपका ओवरी में बनता है, फीमेल की जो ओवरी होती है उसके अंदर आपका कॉर्पस लूटियम बनता है, और उससे क्या निकलता है, रिलैक्सिन निकलता है। और रिलैक्सिन कब निकलेगा, ये निकलेगा सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाएगी। जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, जब डिलीवरी का टाइम आ जाएगा, उस टाइम पे जो है आपका रिलैक्सिन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, और कॉर्पस लूटियम से। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ऑक्सीटोसिन किससे निकल रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दूसरा, रिलैक्सिन किससे निकल रहा है, कॉर्पस लूटियम से। ये 2 मेन पॉइंट है, और दोनों के अपने अपने जो रोल है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। ये आपसे पूछा जाएगा ना, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा
लाइक क्वेश्चन क्या है हमारा कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर, एक्सप्लेन दिस। यानी कि जो बेबी का सेक्स है, यानी कि बेबी एक जो होने वाला जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये मेल के द्वारा डिसाइड होता है, ना कि मतलब फादर द्वारा डिसाइड होता है, ना कि मदर द्वारा। इसको एक्सप्लेन करिए। तो होता क्या है जनरली हमारा जो समाज है उसमें क्या करते हैं, हम फीमेल को ब्लेम करते हैं। लाइक अगर कोई बेबी गर्ल हुई है तो उसको बोल देंगे कि हाँ ये फीमेल में कोई डिफॉल्ट होगा, उसी में कोई दिक्कत होगी जिस वजह से बेबी हुई, फीमेल बेबी हुई है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता क्या नहीं है। तो होता क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपका मेल है और ये आपका क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब मेल और फीमेल के अंदर क्या बनने हैं, गैमीट्स बनने हैं। तो मेल के अंदर गैमीट्स क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल के अंदर ओवम। अब मेल जो है उसमें होता है एक्स एंड वाई। ये क्या है, एक्स एंड वाई। अगर एक्स एंड वाई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मेल को। और वही एक्स एक्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है आपकी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होना होगा तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगी, और इससे दो गैमेट बनेंगे। अब इन दो गैमेट में क्या बन सकता है, एक तो एक्स बन सकता है और दूसरा बन सकता है आपका वाई। वहीं अगर मेल फीमेल की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, दो गैमेट बनेंगे इसमें भी। अब इसमें बन सकता है आपका या तो एक्स या फिर क्या बनेगा, दूसरा एक्स ही बनेगा, क्योंकि इसके पास वाई है ही नहीं। जब इसके पास वाई है ही नहीं तो वो क्यों बनेगा, है ना। तो इसके पास दो गैमेट बनते हैं जो कि एग्जैक्ट सेम होते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म के अंदर कोई भी स्पर्म, मतलब एक स्पर्म होगा उसके अंदर एक्स हो सकता है, दूसरे किसी स्पर्म के अंदर वाई हो सकता है, और ये दोनों कितने कितने 50-50% बनेंगे। यानी कि 50% आपका बनेगा एक्स और 50% बनेगा आपका वाई। वही जो फीमेल है उसमें क्या होता है 50% एक्स एक्स बनते हैं दोनों। यानी कि आप कह सकते हो टोटल 100% ही जो है आपका क्या बन रहा है, टोटल 100% ही आपका एक्स बन रहा है, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हो सकता है कि ये जो एक्स है ये आपका जाके मिल जाए इस एक्स से, ठीक है, या फिर ये जाके मिल जाए किससे, इससे। भाई y जो है y हो सकता है ये आपका मिल जाए इससे, और दूसरा क्या है यही मिल जाए आपका इससे। अब देखिए होगा क्या, जब x और x मिलेंगे तो क्या बनेगा, x x ही बनेगा। यानी कि जो बेबी होगा, जो बेबी होने वाला होगा वो क्या होगा, x x से फीमेल होगा। वही अगर हम बात करें x और ये x मिला तो यहाँ पे भी x x बनेगा, ठीक है। लेकिन जब y और x बनेगा मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा x एंड y, और यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, जब y और x मिलेगा तो क्या बनेगा आपका x एंड y। तो देखिए चांसेस क्या है, चांसेस है कि आपके 50% फीमेल बेबी होने के चांसेस हैं और 50% ही आपके मेल बेबी होने के चांसेस हैं। और ये हर बार ऐसा ही होता है, जितनी बार भी प्रेगनेंसी होगी और उसके बाद जब बच्चे होने का टाइम हुआ तो वहाँ पे हर बार 50% आपका हो सकता है कि मेल हो और 50% ही हो सकता है कि आपकी फीमेल हो, ठीक है। तो ये रहता है, यानी कि अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है फादर के ऊपर कि फादर का कौन सा स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज हुआ है। क्योंकि फीमेल जो है यानी कि जो मदर है उसके पास क्या है, उसके पास तो दोनों एक्स एक्स है ना, तो उस पर ये चीज डिपेंड ही नहीं कर रही। इसलिए जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या है कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर। आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जो मेल गैमेट है उससे आपका एक्स एंड वाई बनता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है उससे एक्स एंड एक्स बनता है। यानी कि जो मेन फैक्टर है, जो फैक्टर है कि एक मेल बेबी होना चाहिए, वो किसके पास है, आपके मतलब फादर के पास है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आपको इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देने हैं, जिसके आंसर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ 10 क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना है। आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्रोमोसोम के नंबर है ह्यूमन सेल में कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हार्मोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग डिलीवरी इज, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको 1 मिनट में आप देख के बता सकते हो कि वो कौन सा है, क्योंकि इसका आंसर मैं
पहली वीडियो में दे चुकी हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? इसका आंसर अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। फोर्थ क्या है? सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो आप जैसे ही एनसीईआरटी खोलोगे ना, एनसीईआरटी के पहले या दूसरे पेज पे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर्टोली सेल कहाँ पे मिलती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच टू आर फाउंड इन ह्यूमन सीमेन इज इन मोर क्वांटिटी। तो इसका आंसर भी आपको जो एनसीईआरटी है उसके, मैं बोल रही हूँ, हिंट दे देती हूँ कि सेकंड या थर्ड पेज पे ही मिल जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, इजीली आप इसका आंसर बता सकते हो और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सिक्स्थ है द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन टेस्टिस। ओके, तो आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अकर इन विच ट्यूब। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो कहाँ पे होगा? देखिए, मेल का स्पर्म गया, ठीक है, उसको जाके किससे मिलना है? ओवम से मिलना है। तो ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, होगा कहाँ पे? तो ये आप जब पढ़ोगे ना तो फर्टिलाइजेशन वाला आपको जब टॉपिक निकालोगे अपनी एनसीईआरटी के अंदर तो उसमें ये साफ साफ आपको पता चल जाएगा और ये काफी इजी है। आप चाहो तो ट्यूब जो लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड है, इससे भी इसको कैच कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट एट्थ देखते हैं हम, डैश प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। यानी कि जब एम्ब्रियो जब बड़ा हो रहा होगा तो उस टाइम पे न्यूट्रिशन उसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ 3 लेयर ऑफ गैस्ट्रोला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। आपको पता होनी चाहिए कि गैस्ट्रोला की 3 कौन सी मेन लेयर है जो बनती हैं। ठीक है, इसका आंसर भी आपको मैं बोल दे रही हूँ, चैप्टर के लास्ट में आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है पूरा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन 50-year-old फीमेल इज नोन एज। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो स्टॉपेज, ठीक है, और इसके साथ चलिए आप एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए कि जब स्टार्टिंग होती है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉपेज जब होता है उसे क्या कहते हैं। वही मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। चलिए 11th क्वेश्चन ले लेते हैं कि जब स्टार्टिंग होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तो उस चीज को आप क्या कहोगे। ठीक है, आपको ये दोनों पता करके लाना है, ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें नेक्स्ट चैप्टर को भी ब्लूप्रिंट पर बेस्ड शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी मैं, साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दूंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। ओके, थैंक यू।